अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9 ए एंड बी बोथ। ये आप लोगों का प्रेरणा पुरुष बुक से चैप्टर 6 गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था और इनका देहांत 19 फरवरी 1915 में हुआ था। ये एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवी थे, सोशल वर्कर थे और अपने देश के बारे में इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया था। रिसर्च करने के बाद जहाँ कहीं पे भी डिबेट्स वगैरह होता था वो वहाँ पे जाते थे और अपने देश को रिप्रेजेंट करते थे, जिसके कारण उनको भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। इनका जन्म रत्नागिरी कोटलुक ग्राम में हुआ था। ये एक सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही कम उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन देश की पराधीनता जो थी इनको हमेशा कचोटती रहती थी। राष्ट्रभक्ति के असल जो धारा को राष्ट्रभक्ति का जो एक धारा था, उनके मन में जो प्रेम था राष्ट्र को लेकर, वो इनके अंदर कंटिन्यू बहता रहता था। वो हमेशा यही सोचते थे कि किस तरह से अपने देश को अंग्रेजों के हाथ से, किस तरह से हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं देश के लिए। 1902 में इन्होंने अफ्रीका में जाकर गांधी जी के साथ मिले थे और उनके साथ देश की विभिन्न समस्याओं के बारे में बहुत डिस्कशन भी किए थे और किस तरह से अपने देश को वो आज़ादी दिला सकते हैं, इस बारे में भी ये बहुत कुछ डिस्कशन किए थे गांधी जी के साथ। गांधी जी भी इनके विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 इनका जन्म है और 1915 इनका मरण समय है, जो 19 फरवरी 1915 में इनका देहांत हुआ था। गोखले का प्रयत्न राजनीति को आध्यात्मिक बनाना था। गोखले ने हमेशा क्या प्रयत्न किया था? राजनीति, पॉलिटिक्स जो है उसको आत्मा से संबंधित लोग उसको जिए। पॉलिटिक्स गंदा पॉलिटिक्स ना हो, एक अच्छा पॉलिटिक्स हो जिससे हमारे देश का विकास हो सके। उन दिनों राजनीति इतनी जटिल नहीं थी जितनी की आज है। ये हम लोग भी जानते हैं कि आज का पॉलिटिक्स कैसा है, तो उस समय जो क्या है, उन दिनों राजनीति जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना राजनीति आज है। आज जब हमारे पास शक्ति है, सत्ता है, जब हमारे लिए बहुत कुछ करना संभव है, तब भी राजनीति की आध्यात्मिकीकरण की और कितनी आवश्यकता है। और आज जब हमारे पास सब कुछ है, पावर है, सत्ता है, हर चीज कुछ करने का संभवता है, हर चीज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज जो है राजनीति जो है बहुत ज्यादा पावर में नहीं है। जब हम राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहाँ हम उसे कुप्रवृत्तियों, पूर्वग्रहों, अभिमान, स्वार्थ और सत्ता के भूख से भरा हुआ पाते हैं। और जब कोई भी हम राजनीति के क्षेत्र में देखते हैं, पॉलिटिक्स के इसमें देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ कुप्रवृत्तियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, वहाँ पे पूर्वग्रह है, बहुत सारी बुराई है, अभिमान है, लोग घमंड में जी रहे हैं, स्वार्थ में जी रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं और सत्ता की भूख से भरा पाते हैं। और सत्ता में कुर्सी चाहने की, पावर के भूख एक इंसान के अंदर, जिसके वो हमेशा उससे वो भरा रहता है। ये बता है कि जो ऊपर तक इतनी फैली हुई है, हम बहुधा शिकायत करते हैं, जमाखोरी है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। और ये बात बहुत ही कॉमन है कि हम हमेशा यही शिकायत करते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या है, जमाखोरी है, भ्रष्टाचार है, करप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको सुधारने का कोई भी, बेईमानी है, लेकिन इसको सुधारने का कोई भी कोशिश नहीं करता, सिर्फ सब बोल के ही रह जाते हैं। ये बताना मेरा काम नहीं है कि वह कहाँ तक ठीक है या नहीं, और ये बताना यहाँ पे मेरा यहाँ पे राइटर है। ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया क्लास में, जो बुक्स लिखा है उसके बारे में है, जो राइटिंग जो ये चैप्टर को लिखा उसके बारे में। मेरा काम नहीं है कि ये ठीक है या गलत है, ये बताना राइटर का काम नहीं कि ये ठीक काम है या गलत है। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो ये है कि जनसेवा के काम को करने का सिद्धांत है कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और लगन से किया जाना नितांत आवश्यक है। वो सिर्फ राइटर जो है इतना कहना चाह रहे हैं कि जन सेवा मतलब कॉमन पीपल के लिए जो काम करना है उसके लिए क्या जरूरी, सिद्धांत जरूरी है
ईमानदारी जरूरी है, सच्चाई जरूरी है और मन में उसके लिए काम करने का इच्छा, लगन होना चाहिए। हमारे देश में किसी समय प्रश्न ये किया जाता है, आज जीवन के सिद्धांत क्या है। हमारे देश में जो ये क्वेश्चन किया जाता था कभी, क्या आज हमारे जीवन जीने का सिद्धांत क्या है। आदमी किसे माना जाना चाहिए, इंसान किसे माना जाना चाहिए, क्योंकि आज के लोग नहीं हैं। प्राचीन उपनिषद कहता है, क्या आपने बादलों में बिजली की कड़क सुनी है। ये क्या कहती है, प्राचीन उपनिषद जो है, जो प्राचीन अर्थवेदा जो है वो कहता है कि आपने बादलों की बिजली की कड़क सुनी है। तो कभी ध्यान से सुना जाए इसे, तो वो क्या कहता है, दा दा दा। हमेशा बादल की जो आवाज होती है दा दा आवाज होती है, जिसको वैज्ञानिकों के अनुसार दाता दंपत्य दया भावम माना गया है, जिसका मतलब है, ये संस्कृत के वर्ड है और जिसका मतलब है दान, दमन और दया भाव। ये इसका मतलब है। दाता का मतलब दान, दंपत्य का मतलब दमन और दयम भवम का मतलब दया भाव। दूसरों के प्रति हमेशा हम लोगों को दया भाव रखना चाहिए। ये सिद्धांत है जो अच्छे जीवन कहलाते हैं और यही सिद्धांत है जो रूल्स है जो अच्छे जीवन जीने की हम लोग को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने जिस भी विषय को लिया, जो भी भाषण दिया, हम उसे अपने स्कूल के दिनों में समाचार पत्रों में पढ़ा करते थे, क्योंकि उन दिनों रेडियो नहीं था। और जो गोखले जी ने जो भी कहा, जो भी भाषण दिया था, जो भी उन्होंने लिखा था, वो राइटर्स कहाँ पढ़ते थे, ये जो राइटर है वो कहाँ पढ़ते थे, वो अपने स्कूल के समाचार पत्रों में पढ़ते थे, क्योंकि उन दिनों क्या था, रेडियो नहीं था। हम सभी उनकी गहन देशभक्ति से प्रभावित होते थे और सभी लोग जो थे, जो जितना भी उस समय उनके ग्रुप्स में था, उनके क्लास में था, सबको उनसे बहुत ज्यादा, उनके अंदर जो देशभक्ति था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित सब होता था। जब वे कहते थे कि हमारा विश्वविद्यालय राजद्रोह के घर है और हमारी शिक्षण संस्थाएं धककते वातावरण के लोगों को तैयार कर रही है, जब हम इन बातों को सुनते थे तो हमें रोमांच होता था। और जब उनका जो लिखावट आता था, जिसमें ये लिखा रहता था कि हमारा विश्वविद्यालय जो है, हमारा जो यूनिवर्सिटी है, वो राजद्रोह का घर है, जो देश के लिए लड़ेंगे और हमारी शिक्षण संस्थाएं धधकते वातावरण के लोगों को तैयार कर, जो टीचर्स जो है ऐसे लोगों को, ऐसे देशभक्त को तैयार कर रहे हैं जिससे जो आगे चलकर एक बहुत अच्छे देशभक्त बनेंगे और हमारे देश के लिए काम करेंगे। और इन सब बातों को सुनने के बाद क्या होता था, लेखक के मन में रोमांच, एक उत्साह भर जाता था। पर उनकी महानता किस बात में है? उनकी महानता इस बात में है कि जो विषय को वे लेते थे उनकी पूरी तैयारी करते थे तथा तथ्यों का सावधानी से अध्ययन करते थे और उन तथ्यों पर अपना निर्णय लेते थे कि कौन बात ना मानने योग्य है और कौन स्वीकार करने योग्य है। उनका ये मानना था कि वो जो भी करते थे, वो जो भी कहते थे, उनका महानता इस बात पर थी कि वो ये जो कुछ भी तैयारी करते थे वो इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि कौन से लोग जो है उनकी बात को मानेंगे और कौन से लोग उनकी बातों को नहीं मानेंगे। आजकल जो लोग जन सेवा या सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं, उन्हें अपने पूर्वकालिक कार्यकर्ता मानना होगा, देश की राजनीतिक समस्याओं का गहन अध्ययन करना होगा और फिर निर्णय लेना होगा कि कौन सी समस्या उचित है और तर्कसम्मत है। ये कार्य है जो उन्हें करना चाहिए, पर क्या वे ऐसा कर रहे हैं? उनका मानना है कि जो आज का जो राजनीतिक लोग हैं, जो आज के जो राजनेता हैं, वो उनको ये मानना है कि उन लोग को क्या करना है कि समस्याओं का गहन अध्ययन करना है, क्या प्रॉब्लम्स है देश में उसको देखना है, उस पर विचार विमर्श करना है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देश में आते हैं, लेकिन किस प्रॉब्लम को ज्यादा मद्देनजर रखना है, किस प्रॉब्लम पे ज्यादा काम करना है, ये चीज देखना आज के नेताओं का काम है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो उनके जो सिद्धांत है, गोखले जी के जो सिद्धांत है, वो कहीं खो गए हैं। ये पार्ट 1 है स्टूडेंट्स।
आज के लिए इस क्लास के लिए बस इतना ही, पार्ट 1 में इतना ही है। इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना अपने बुक्स में, पेज नंबर 29 और 30 में ये चैप्टर्स जो दिया हुआ है यहाँ तक ही मैंने पढ़ाया है। इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, गो थ्रू करना है। अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है जो आप लोगों को पूरा करना है अपने कॉपी में और करके कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही करना है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है। ये इसका मैं पिक भी आप लोगों को भेज दूंगी, जो एप्स में अपलोड हो जाएगा उसको देखना है, देख के अच्छे से क्वेश्चन आंसर करना है।